ये जानते हुए भी कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिना किसी विरोध के सरेंडर कर दिया। बाद में पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों से भरी दीवारें मिली। ये ऐसी किताबें थी जिन्हें सालों का अनुभव रखने वाले सीनियर वकील और बड़े बड़े जज ही ध्यान से पढ़ते हैं। किसी को नहीं पता था कि उसकी इस अजीब हरकत के पीछे पूरे अमेरिका के जस्टिस सिस्टम से बदला लेने की एक खौफनाक साजिश छुपी थी। 10 साल पहले 2 गुंडों ने क्लाइड के घर में घुसकर लूटपाट की थी। क्लाइड को एक जोरदार वार से जमीन पर गिराकर बांध दिया गया। उन्होंने उसके शरीर में कई सेंटीमीटर लंबा एक धारदार हथियार घूम दिया। वो होश में था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। उस भयानक बेबसी में उसे मजबूरन देखना पड़ा कैसे उन हैवानों ने उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी की और उसे बेरहमी से मार डाला, और फिर उसकी आंखों के सामने उन राक्षसों ने उसकी छोटी सी मासूम बेटी को भी नहीं बख्शा। इस दुनिया में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बाद में दोनों मुजरिम पकड़े गए, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत ही बकवास फैसला सुनाया। जिस साथी ने किसी को नहीं मारा था उसे मौत की सजा मिली, जिसे 10 साल के लिए टाल दिया गया, जबकि जिस मुख्य मुजरिम ने क्लाइड के परिवार को तड़पा तड़पा कर मारा था उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। दरअसल इस केस के वकील निक ने अपने करियर के सक्सेस रेट को बढ़ाने और एक बेहतरीन वकील का अपना रुतबा कायम रखने के लिए अपने राजनीतिक करियर में जीत का एक और मेडल जोड़ने के लिए क्लाइड से पूछे बिना और उसे बताए बिना ही उस राक्षस के साथ छुपकर एक सौदा कर लिया था। उस हैवान को बस अपने साथी के खिलाफ गवाही देनी थी और अपना जुर्म कबूलना था, जिसके बदले उसके इतने बड़े गुनाह को सिर्फ 3 साल की सजा में बदल दिया गया। उस पल इंसाफ की सरेआम बोली लगाई गई और खून का राजनीति के लिए इस्तेमाल हुआ। क्लाइड का दुख और गुस्सा उस वकील के लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो चुपचाप वहां से चला गया और फिर इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। 10 साल बाद सारे इल्जाम अपने सर लेने वाले उस साथी की मौत की सजा का दिन आ गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जब जहर उसके शरीर में डाला जाएगा तो कुछ और ही होगा। अचानक उस मुजरिम का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो दर्द से तड़प कर चीखने लगा। मौत की वो प्रक्रिया जिसमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए था, वो सबके सामने एक दर्दनाक मौत में बदल गई। ये खौफनाक नजारा देखकर वहां मौजूद सारे लोगों की रूह कांप उठी। बाद में पुलिस को पता चला कि मौत की सजा वाले इंजेक्शन को किसी ने चुपके से पहले ही बदल दिया था। उस जहरीले इंजेक्शन की बोतल पर कुछ शब्द लिखे थे, तुम किस्मत से नहीं लड़ सकते। ये वही बात थी जो वो हैवान अक्सर कहा करता था। निक को ये बात अच्छे से याद थी। उसने तुरंत पुलिस बुलाई और उस हैवान को पकड़ने निकल पड़ा। उधर वो हैवान जेल से छूटकर अपनी आजादी के मजे लूट रहा था। टीवी पर अपने साथी की खौफनाक मौत की खबर देखकर उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे पता ही नहीं था कि मौत खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। तभी फोन की घंटी बजी। एक बदली हुई ठंडी और मशीनी सी आवाज ने उसे बताया कि पुलिस नीचे आ चुकी है। घबराकर उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और खिड़की से बाहर देखा तो सच में पुलिस की बत्तियां चमक रही थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने नीचे पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी ताकि वो पीछे हट जाए। फोन पर मिल रहे निर्देशों को मानते हुए वो पुलिस के घेरे से बचकर निकल गया। थोड़ी ही देर में उसे सड़क के किनारे खड़ी एक पुलिस की गाड़ी के पास भेज दिया गया। गाड़ी के अंदर बस एक बेहोश पुलिस वाला था। उस हैवान ने तुरंत उसकी बंदूक छीन ली, उसे बंधक बनाया और बंदूक दिखाकर उसे एक पुरानी बंद फैक्ट्री की तरफ गाड़ी चलाने को कहा। जैसे ही वे वहां पहुंचे वो उस पुलिस वाले को मारने ही वाला था कि तभी फोन फिर से बज उठा। उसने फोन उठाया तो पता चला कि वो आवाज तो सामने बैठे उसी पुलिस वाले की थी। जब उस पुलिस वाले ने धीरे से मुड़कर अपना भेष उतारा तब जाकर उस हैवान ने उसे पहचाना। ये वही चेहरा था जो 10 साल पहले गायब हो गया था। ये क्लाइड था। हैवान बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत गोली चला दी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बंदूक से गोलियों की जगह जहरीले कांटे निकलेंगे। क्लाइड ने उसे ठंडे दिमाग से बताया कि इस जहर से उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देंगी और वो हिलडुल नहीं पाएगा, लेकिन उसे सब कुछ सुनाई देगा और वो दर्द को पूरी तरह से महसूस कर पाएगा। और इसके साथ ही 10 साल से रुके हुए इस बदले की असली शुरुआत हो गई। उस पुरानी फैक्ट्री में क्लाइड ने उस दरिंदे को एक ऑपरेशन टेबल पर मजबूती से बांध दिया। उसने सबसे पहले उसे एड्रेनालिन का एक भारी डोज दिया ताकि आने वाले कई घंटों तक चलने वाली इस भयानक टॉर्चर के दौरान वो हैवान पूरी तरह होश में रहे और उसे दर्द का एहसास सबसे ज्यादा हो। 10 साल पहले जो उसने किया था अब उसका अंजाम भुगतने का वक्त आ गया था। उस दिन की बेबसी का बदला 800 गुना भारी होकर सूद समेत वापस मिलने वाला था। फिर क्लाइड ने कई तरह के तेज चाकू निकाले और बिल्कुल शांति से जैसे कोई क्लास ले रहा हो हर एक चाकू का काम और उसे शरीर में कैसे और किस एंगल से डाला जाएगा ये सब समझाने लगा। अरे हाँ, मैं तो आखिरी चीज भूल ही गया था। क्लाइड ने उस हैवान के चेहरे के ठीक सामने एक शीशा लगा दिया। इसका मतलब था कि अब वो हैवान न तो आंखें चुरा सकता था, न बेहोश हो सकता था और न ही अपना ध्यान भटका सकता था। उसे होश में रहकर बिल्कुल बेबस होकर अपनी आंखों से खुद देखना होगा कि कैसे उसके शरीर के एक एक हिस्से को काटा जा रहा है जब तक कि वो महज खून और मांस का एक लोथड़ा न बन जाए। वो घमंडी हैवान ये सब सुनकर इतना डर गया कि उसकी पैंट ही गीली हो गई। उसे अपनी मौत का खौफ और खौफनाक दर्द का एहसास सताने लगा। कुछ दिनों बाद जब पुलिस को उस हैवान की लाश मिली तो उसके शरीर के इतने टुकड़े हो चुके थे कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। नजारा इतना खौफनाक था कि बड़े बड़े मर्डर केस देखने वाले और खून खराबे के आदी हो चुके पुराने पुलिस वालों की भी रूह कांप उठी और टुकड़ों की ये संख्या बिल्कुल उतनी ही थी जितना कि निक का वो सक्सेस रेट था जिस पर उसे बहुत घमंड था। जल्द ही पुलिस ने गोदाम के कागजात खंगाले और उन्हें पता चल गया कि ये सब क्लाइड ने किया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। क्लाइड ने भागने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो शांति से अपने घर पर पुलिस का इंतजार कर रहा था और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसका इतनी आसानी से सरेंडर कर देना अनुभवी निक के लिए बहुत अजीब था। 10 साल की प्लानिंग, हर एक कदम,
इतने सोच समझ कर उठाना क्या सिर्फ इसलिए था कि वो आसानी से जेल चला जाए और वही सड़े? बिल्कुल नहीं। इस बदले का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जेल में डाले जाने के बाद निक एक बार फिर क्लाइड के सामने बैठा था। नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। 10 साल पहले वो उस हैवान को सजा दिलाने के लिए बैठा था और आज वो उसी कुर्सी पर बैठकर एक पीड़ित को सजा दिलाने आया था। तुमने उसे मारा है क्लाइड। किसी ने नहीं सोचा था कि क्लाइड को अब कानूनों की इतनी समझ हो गई है जितनी की किसी बड़े जज को होती है। देखने में लग रहा था कि वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन असल में उसके हर एक शब्द में कानून की ऐसी चाल थी कि उसे मुजरिम साबित ही न किया जा सके। उसकी बातों में कोई भी कमी नहीं थी, वो बिल्कुल पक्का था। निक का उतरा हुआ चेहरा देखकर क्लाइड मुस्कुराया और बहुत शांति से बोला, 10 साल पहले तुमने भी तो उस राक्षस के साथ सौदा किया था जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया था। उसने अपने ही साथी को फंसा दिया और झूठी गवाही देकर खुद को बचा लिया। तुमने उसे सजा कम करने का जो मौका दिया था वो तुमने खुद अपने हाथों से उसे दिया था। अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ सौदा करने की। मेरी सिर्फ एक शर्त है, मेरे लिए एक अच्छा सा गद्दा लाओ, एकदम बेहतरीन वाला। तुम हाँ कहो और मैं तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लूंगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम इस शहर के सबसे बड़े केस को सॉल्व करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। कैसा रहेगा ये सौदा? तुम्हारे और उस राक्षस के बीच हुए सौदे से कहीं ज्यादा साफ सुथरा है ना? निक को ये नहीं पता था कि उसी वक्त उसके घर पर एक गुमनाम तोहफा पहुंचा था, एक वीडियो टेप। उसकी मासूम सी छोटी बेटी ने उत्सुकता में उसे चला दिया। टीवी स्क्रीन पर क्लाइड द्वारा उस हैवान को तड़पा तड़पा कर मारने का खौफनाक मंजर चल रहा था। उस बच्ची के दिमाग पर इसका क्या असर हुआ होगा ये सोचा जा सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस के पास इस वीडियो टेप जैसा पक्का सबूत होने के बावजूद वो क्लाइड को मुजरिम साबित नहीं कर सके, क्योंकि उसने पूरे वीडियो में मास्क पहना हुआ था। मजबूर होकर निक को उसकी बात माननी पड़ी। कुछ ही देर में जेल के सारे कैदियों के सामने एक बहुत ही महंगा और मुलायम गद्दा जेल के गार्ड्स द्वारा पूरे ठाट-बाट के साथ क्लाइड के सेल में ले जाया गया। ये देखकर जेल के बाकी सारे कैदी बुरी तरह जल भुन गए और पूरी जेल में हंगामा मच गया। कुछ दिनों बाद कोर्ट की सुनवाई में निक ने जज से क्लाइड की जमानत रद्द करने की मांग की, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो बेबस था। तभी कटघरे में खड़ा क्लाइड अचानक अपनी जगह से उठा और खुद ही अपनी पैरवी करने लगा। उसने कोर्ट के सामने सालों पुराने एक मशहूर केस का बिना कोई गलती किए बिल्कुल सही उदाहरण दिया। उस केस की कहानी बिल्कुल उसके केस जैसी ही थी। उसी को आधार बनाकर उसने साबित कर दिया कि वो बेगुनाह है। उसकी बातें बिल्कुल साफ और तर्कसंगत थी और उसने कानून की धाराओं को इतनी सटीकता से पेश किया कि वकील की बोलती बंद हो गई। यहाँ तक कि मुख्य जज भी हैरान रह गए। अंत में उन्हें मजबूरन कोर्ट में ये मानना पड़ा कि क्लाइड ने जो उदाहरण दिया है वो पूरी तरह से सही और मान्य है। वकील के पास कोई सीधा सबूत न होने के कारण जज को क्लाइड को उसी वक्त रिहा करने का आदेश देना पड़ा। लेकिन फैसला सुनते ही क्लाइड अचानक जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो जज की तरफ मुड़ा और तेज आवाज में गुस्सा करते हुए बोला, 10 साल पहले तुम ही थे जिसने सबूतों की कमी और सिस्टम के हिसाब से इंसाफ जैसी बड़ी बड़ी बातें करके मेरी पत्नी और बच्ची को तड़पा तड़पा कर मारने वाले उस हैवान को छोड़ दिया था, और आज तुम फिर से वही बातें बोलकर मुझे भी जाने दे रहे हो। तुम लोग जिस इंसाफ की रक्षा करने का ढोंग करते हो वो इंसाफ क्या है? क्या यही कि एक गुनहगार सिर्फ सबूत न होने की वजह से आजाद घूमता रहे और जुर्म कबूल करने वाले को कोर्ट के कागजी नियमों की आड़ में रिहा कर दिया जाए ताकि पीड़ित को कहीं से कोई इंसाफ न मिले और मुजरिम बिना किसी डर के घूमते रहे? मुझे बताओ, तुम्हारे इस काले कोट के अंदर आखिर छुपा क्या है? क्लाइड भरी अदालत में दहाड़ रहा था। उसका एक एक शब्द खून खौलाने वाला था। गुस्से में पागल होकर उसने पूरी अदालत के सामने सबके सामने अपनी सच्चाई कबूल कर ली। जज साहब सरेआम हुई इस बेइज्जती और अचानक हुए इकबाल जुर्म से आग बबूला हो गए। कानून का रसूख मिट्टी में मिल चुका था। ऐसी जिल्लत उन्होंने पहले कभी नहीं झेली थी। गुस्से में हथौड़ा पटकते हुए उन्होंने अदालत की तौहीन के जुर्म में डेविड की जमानत तुरंत रद्द कर दी और उसे जेल भेज दिया। जेल पहुंचते ही निक ने दूसरे दौर की पूछताछ शुरू की। डेविड ने भी अपना वादा निभाया और निक के हर सवाल का बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कत्ल के तरीके और जुर्म की एक एक बारीकी बिना कुछ छुपाए बता दी। लेकिन अब उसने एक नई शर्त रख दी। उसने कहा, मुझे ठीक वक्त पर एक शानदार स्टेक चाहिए जो आधा पका हुआ हो और साथ में ताजी पिसी हुई काली मिर्च की सॉस भी। याद रहे, एक सेकंड की भी देरी हुई तो अंजाम बुरा होगा। निक ने शुरू में इसे एक हारते हुए इंसान की फिजूल की जिद समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी डेविड ने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें याद है वो भ्रष्ट वकील जिसने 10 साल पहले उस शैतान को बचाया था? सुना है वो 3 दिन से गायब है। निक के कान खड़े हो गए। उसने फौरन जांच करवाई तो पता चला कि वो वकील वाकई 72 घंटों से लापता था। अब निक ने एक पल भी जाया नहीं किया और आनन फानन में स्टेक का इंतजाम करवाया। मगर जेलर जानबूझकर डेविड को नीचा दिखाना चाहता था। बार बार चेकिंग और देरी के बहाने जब स्टेक डेविड के पास पहुंचा तब तक 8 मिनट की देरी हो चुकी थी। हालांकि डेविड ने अपना वादा निभाते हुए लोकेशन बता दी थी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां सिर्फ एक लाश मिली जो अब भी थोड़ी गर्म थी। फॉरेंसिक जांच में मौत का वक्त ठीक 8 मिनट पहले का निकला, बिल्कुल सटीक। डेविड का हिसाब किताब एकदम पक्का था। वो सलाखों के पीछे था, फिर भी दूर बैठकर लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला कर रहा था। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। खाना खाने के बाद डेविड ने स्टेक की नुकीली हड्डी छुपा ली और अपने बेखबर सेलमेट के पास जाकर अचानक वो हड्डी उसकी गर्दन की नस में उतार दी। खून के फवारे फूट पड़े और देखते ही देखते पूरी जेल खून से रंग गई। गुस्साए जेलर ने फौरन डेविड को जेल की सबसे अंधेरी और अकेली काल कोठरी में डालने का हुक्म दे दिया। पर उसे क्या पता था कि ये सब भी डेविड की उसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। कुछ वक्त बाद निक को CIA के एक पुराने एजेंट से पता चला जिसने कभी डेविड के साथ काम किया था कि डेविड का अतीत कितना खतरनाक रहा है। वो कोई आम मैकेनिकल इंजीनियर नहीं था। उसकी असली पहचान थी शतरंज का खिलाड़ी। वो CIA का अब तक का सबसे काबिल और खतरनाक स्ट्रैटेजी एनालिस्ट था। उसे सिर्फ योजना बनाने वाला कहना गलत होगा। वो तो मौत का चलता फिरता जाल था। अगर उसकी नजर आप पर पड़ गई तो समझो आप उसकी बनाई हुई दुनिया में फंस चुके हो। वक्त, हालात और
मौके, सब कुछ वही कंट्रोल करता था ताकि आपको उस अंजाम तक पहुंचा सके जो उसने पहले ही तय कर रखा है। जब तक आप हार नहीं मान लेते तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी हर कोशिश और फैसला असल में उसी के खेल को पूरा कर रहा था। वो खुद ही खेल था और खेल ही उसकी मर्जी, इसलिए उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसे देखते ही गोली मार दी जाए, वरना अगर उसने ठान लिया तो आपकी मौत पक्की थी। इसे ही कहते हैं असली खिलाड़ी, जिसकी चाल का पता भी नहीं चलता। सच जानकर निक के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना बड़ा जाल बिछा सकता है। उसे लगा कि डेविड का बाहर कोई मददगार जरूर है। वो उसी भ्रष्ट जज के पास गया और एक इमरजेंसी ऑर्डर साइन करवाया ताकि डेविड का बाहर की दुनिया से नाता पूरी तरह टूट जाए। जज ने डर और नफरत में तुरंत साइन कर दिए। तभी जज का फोन बजा और जैसे ही उसने फोन उठाया, धमाका हुआ और उसका सिर उड़ गया। साइलेंस। जेल के अंदर डेविड को भारी जंजीरों में जकड़ दिया गया था, लेकिन ये ठंडी बेड़ियां और ऊंची दीवारें उसे सिस्टम से बदला लेने से नहीं रोक पा रही थी। तीसरी पूछताछ में डेविड ने कोई छोटी मोटी मांग नहीं रखी, बल्कि सीधे अपनी शर्तें मेज पर रख दी। उसने मांग की कि उसे बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए और अगले दिन सुबह 6 बजे तक उस पर लगे सारे इल्जाम हटा लिए जाए, वरना सब मारे जाएंगे। निक ने इस नामुमकिन मांग को ठुकरा दिया, पर जैसे ही सुबह के 6 बजे निक की असिस्टेंट और 5 बड़े सरकारी अफसर अपनी अपनी कारों में धमाकों के साथ मारे गए। सब कुछ बिल्कुल तय वक्त पर हुआ, लेकिन ये कत्लेआम अभी खत्म नहीं हुआ था। 3 दिन बाद मारे गए अफसरों के जनाजे में कानून विभाग के सभी बड़े लोग मौजूद थे। तभी एक रिमोट कंट्रोल रोबोट ने भारी मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कई बड़े अफसर वही ढेर हो गए। मरने वालों में निक के गुरु अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे, जो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। मेयर ने शहर में फौरन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। पूरे शहर में फौजी शासन लागू कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर हथियारबंद पुलिस तैनात कर दी गई। 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरा शहर जिस दुश्मन से थर-थर कांप रहा था, वो खुद जेल की काल कोठरी में जंजीरों में जकड़ा हुआ था। परेशान निक दिन रात एक करके पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा। आखिरकार उसे एक बहुत ही अहम सुराग हाथ लगा। जेल के बिल्कुल पास ही डेविड के नाम पर एक प्रॉपर्टी दर्ज थी। निक फौरन अपने साथी के साथ वहां पहुंचा। वहां उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली, जिसमें न सिर्फ हथियारों का जखीरा था, बल्कि कई तरह की वर्दियां भी रखी थी। दीवार पर पूरी जेल का नक्शा लगा था और चारों तरफ लगी स्क्रीन्स पर जेल के हर कोने की लाइव फुटेज चल रही थी। ये किसी वॉर रूम जैसा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सुरंग सीधे डेविड की जेल की कोठरी में जाकर खुलती थी। अब दोनों को सब समझ आ गया। डेविड जब चाहता जेल से बाहर आ जा सकता था। उसका कोई साथी नहीं था, वो अकेला ही काफी था। इस वक्त भी डेविड सफाई कर्मचारी के भेष में नगर निगम की इमारत में एक बड़ा टाइम बम फिट कर चुका था। सुरंग में मिले नक्शों से निक समझ गया कि उसका अगला निशाना मेयर और बाकी मंत्री हैं, जो मीटिंग कर रहे थे। निक ने बिना शोर मचाए फौरन वहां पहुंचकर बम ढूंढ निकाला। बम एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये बम एक पुराने फोन से जुड़ा है। उस फोन पर एक कॉल आते ही धमाका हो जाएगा, जो पूरी बिल्डिंग को राख कर देने के लिए काफी था। सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी निक को एक तरकीब सूझी। कुछ देर बाद जब डेविड सुरंग के रास्ते अपनी कोठरी में लौटा तो वहां निक को अपना इंतजार करते पाया। डेविड पहले थोड़ा चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। निक ने उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की, पर डेविड के लिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जिस दिन उसने बदले की पहली चाल चली थी, उसी दिन उसने अपने सारे रास्ते खुद बंद कर लिए थे। ये खेल अब अपने अंजाम तक पहुंचना ही था, चाहे जीत हो या मौत। उसे कोई अफसोस नहीं था। उसने निक से पूछा, क्या तुम कोई डील करना चाहोगे? निक ने साफ कह दिया, मैं अब किसी कातिल के साथ कोई सौदा नहीं करूंगा। डेविड मुस्कुराया। उसे इस बात की खुशी थी कि निक अब इंसाफ की असली कीमत समझ गया है। 10 साल के इंतजार के बाद उसे वो जवाब मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। डेविड ने बिना झिझक रिमोट का बटन दबा दिया, लेकिन निक फौरन कोठरी से बाहर भागा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दरअसल वो बम अब डेविड के बिस्तर के नीचे था। डेविड बिल्कुल नहीं घबराया, जैसे उसे पता था कि यही होने वाला है। वो आराम से बिस्तर पर बैठ गया और अपनी बेटी का बनाया हुआ ब्रेसलेट देखने लगा। 10 साल का सफर अब खत्म हो चुका था। अब वो अपनी पत्नी और बेटी के पास जा सकता था। और निक, जिसे उसने सिस्टम की गंदगी से निकालकर सही रास्ते पर खड़ा किया था, वो अब एक सच्चा रखवाला बनकर जिएगा। वो डेविड की यादों और उम्मीदों के साथ इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। साइलेंस। कहानी यही खत्म होती है। साइलेंस, 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 साइलेंस। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।